ये कहानी न्यूयॉर्क शहर की है, जहां एक परमाणु हमला होता है जिसके कारण 8 लोगों को एक विशेष बंकर में शरण लेनी पड़ती है। लेकिन वहां पर जीवित रहना इतना आसान नहीं था। एक्चुअली न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ा युद्ध चल रहा होता है और एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट की खिड़की पर ईवा नाम की एक लड़की ये सब देख रही होती है। तभी न्यूयॉर्क में परमाणु विस्फोट होता है, जिसके कारण ईवा का बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ बिल्डिंग के नीचे बने बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ माइकी नाम का एक इंसान दरवाजा बंद कर देता है और चारों तरफ से टेप लगा देता है ताकि बाहर से रेडिएशन अंदर ना आ सके। यहाँ पहले से 6 लोग होते हैं जिन्हें बाहर से लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। माइकी सबको बताता है कि अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि बाहर परमाणु विस्फोट के कारण तापमान बहुत ज्यादा है और हर तरफ रेडिएशन फैला हुआ है। जल्दी उन्हें एहसास होता है कि जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में वो छुपे हुए हैं वो बिल्डिंग गिर चुकी है। ये बंकर माइक का है जिसे उसने अपने रहने के लिए बनाया था। शायद उसे इस तरह के खतरे का आभास पहले से ही था, लेकिन अब इनमें से किसी को ये नहीं पता कि उन्हें यहाँ पर कितने देर तक रहना होगा। इनमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम वेंडी है। वो बाहर जाने की जिद करती है, लेकिन माइकी उसे डरा देता है, जिससे वो अपनी माँ के पास चली जाती है। सब पूछते हैं कि हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं, तो माइकी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो बस इतना कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की स्थितियों में जापान में रह चुका है जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट किए थे। तो मजबूरी में सबको माइकी की बात माननी पड़ती है, लेकिन इस बेसमेंट में जीवित रहना इतना आसान भी नहीं था। एवा सबसे पूछती है कि क्या किसी के फोन पर नेटवर्क आ रहा है, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। यहाँ पर एक ब्लैक अमेरिकन है जिसके पास रेडियो फोन था। वो बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें यहाँ पर कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके बाद जॉश और उसका दोस्त बॉबी बोर हो चुके होते हैं। इसलिए वो तय करते हैं कि वो यहाँ से बाहर जाएंगे। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकी उन्हें डरा देता है, जिसके बाद वो दरवाजे को तोड़ते नहीं है। इवा नोटिस करती है कि इस बेसमेंट में एक खास तरह का कमरा है जहाँ सिर्फ माइकी जा सकता है। उसके अलावा उस कमरे में किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं जॉश हर रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुका था, इसलिए आज वो खाने को फेंक देता है, जिससे माइकी को बहुत गुस्सा आता है। सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई दरवाजे को काट रहा है। सभी खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बचाने के लिए अंदर आना चाहता है। लेकिन जब दरवाजे को तोड़कर वो अंदर आते हैं तो वहाँ पर 5 सोल्जर्स थे जिन्होंने बायो हैजर्ड सूट पहने हुए थे, जो कि रेडिएशन से उन्हें बचाता है। अब वो बैंडी को पकड़कर उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। हालांकि उसकी माँ ऐसा करने से उन्हें मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। 2 सोल्जर वेंडी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन 3 यहीं पर रह जाते हैं। ये तीनों उन पर हमला करके मार देते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ में जॉश का भाई, जो इन 8 में से एक है, वो भी जख्मी हो जाता है। वहीं वेंडी की माँ वेंडी के यहाँ से जाने से बहुत परेशान थी और चिंतित थी। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो मेन दरवाजे को खोल पाती वो उसे देख लेते हैं। इसके बाद जबरदस्ती उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर का दरवाजा अगर ज्यादा देर तक खुला रहा तो सारा रेडिएशन अंदर आ जाएगा, जिससे इन सब की मृत्यु हो जाएगी। अब वो सोल्जर के सूट को निकालते हैं। इसे देखने के बाद माइकी कहता है कि मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क पर जो हमला हुआ है वो अरब देशों ने किया है, जो भी यहाँ पर बचे हुए लोगों को मारना चाहते हैं। इनके साथ जो ब्लैक अमेरिकन होता है वो रेडियो से बाहर की दुनिया में जो सर्वाइवर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। माइकी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब फिर से फंस सकते हैं। तुम्हारी रेडियो की वजह से दुश्मन को हमारे लोकेशन का पता चल सकता है, इसलिए उसे अपने रेडियो को बंद करना पड़ता है। वहीं ईवा वेंडी की माँ के पास जाती है, जो वेंडी के लिए बहुत परेशान थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर वो बाहर जा सकते थे, क्योंकि उसे पहनने के बाद उसके अंदर जो इंसान है उसके ऊपर रेडिएशन का कोई असर नहीं होने वाला। तो ईवा कहती है कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर जाकर मैं अपने देश की आर्मी को ढूंढूंगी ताकि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन वो ईवा को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि उन्हें शक है कि ईवा सूट पहनकर हमेशा के लिए यहाँ से चली न जाए। इसलिए सब तय करते हैं कि जॉश को बाहर भेजेंगे, क्योंकि जॉश का दोस्त गोली लगने के कारण अब भी अंदर है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जरूर आएगा। अभी जॉश को सूट पहनाते हैं। जॉश उस सूट को पहनकर जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक टनल बनी हुई है, जो कि एक लैब तक जाती है। वो उस टनल से होते हुए लैब में पहुंच जाता है, जहाँ पर 2 लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। उन दोनों ने उसी तरह का सूट पहना हुआ था जिस तरह का सूट जॉश के पास है, इसलिए वो जॉश को नहीं पहचान पाते। अब जॉश भी वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जॉश देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चों के बाल हैं, साथ ही कैप्सूल्स के अंदर बच्चों को रखा गया है जो सब बेहोश थे। इनमें वेंडी भी थी, जिसे देखकर वो बेचैन हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर जो लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये हम में से कोई एक नहीं है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। लेकिन जॉश भागता हुआ वापस बेसमेंट में आ जाता है। वो बहुत घबराया हुआ था। वो सबको बताता है कि बाहर कुछ नहीं बचा, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। साथ ही वो बैंडी की माँ की तरफ देखकर उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं ला पाया।
तो बेसमेंट के दरवाजे के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो बाहर से पूरे दरवाजे को ही बेल्ट कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जो लोग हैं वो कौन है और इनसे क्या चाहते हैं। वही कुछ दिन और बीत जाते हैं। जिन सोल्जर्स को इन्होंने मारा था अब उनकी बॉडी सड़ रही होती है, जिस वजह से पूरे बेसमेंट में बदबू फैल जाती है। माइकी कहता है कि हमें कुछ करना होगा। इसके बाद वो जॉश के दोस्त के साथ मिलकर इन तीनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देता है, यानी कि उन्हें वही बेसमेंट में कहीं दफना दिया जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन माइकी की नजरों से बचते हुए ये सब माइकी के उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। दरअसल इनका खाना खत्म हो चुका था। इन सबको लगता है कि माइकी ने अपने उस रूम में खाना छुपा रखा था। जब भी उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग्स होती हैं जो दीवार पर चिपकाई गई थी। इनमें से एक कटिंग 9/1 की भी होती है। साथ ही माइकी के परिवार की फोटो भी थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि माइकी इस तरह से यहाँ पर क्यों रहता है। तो ये माइकी आ जाता है जो सबको अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर खाने की तलाश में आए हैं। माइकी कहता है कि खाना खत्म हो चुका है, अगर मेरे पास खाना होता तो मैं तुम्हारे साथ उसे बांटकर जरूर खाता। लेकिन ये माइकी की बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ इसी रूम में रहेंगे। वही बेंडी की माँ को दिखाया जाता है जिसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए जॉश का दोस्त उसका सहारा बनता है। इन दोनों का अफेयर हो जाता है जिससे उसकी अपनी बेटी की यादें जो उसके दिमाग में होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ इनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। इनकी सबसे बड़ी परेशानी खाना है और अब भी कुछ लोगों को लगता है कि माइकी ने खाना छुपा रखा है। इनके साथ जो ब्लैक अमेरिकन होता है उसके पास एक गन थी। दरअसल वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। किसी को नहीं पता था कि उसके पास गन है। अब वो अपनी गन लेकर माइकी के कमरे में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा है जिसके अंदर बहुत सारा खाना था। वो माइकी के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो माइकी को मारता माइकी उसी की गन छीन कर उसे मार देता है। ईवा भी ये सब देख लेती है। दरअसल वो उस ब्लैक अमेरिकन का पीछा कर रही थी। वो बाकी सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेती है। वो सभी मिलकर माइकी को पकड़कर एक चेयर से बांध देते हैं। सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है जिसके अंदर खाना है। अब वो सीक्रेट रूम का कोड माइकी से पूछते हैं। हालांकि वो कोड नहीं बताना चाहता, लेकिन जब उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है तो वो कोड बता देता है। अब इनके पास खाने की कई दिनों की सप्लाई आ जाती है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं अंदर भी रेडिएशन फैलना शुरू हो जाता है जिससे इनके दिमाग पर असर हो रहा होता है। जॉश और उसका दोस्त वेंडी की माँ को फिजिकली अब्यूज कर रहे होते हैं। साथ ही ये दोनों खाने वाले रूम पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर जॉश का जो भाई है जो जख्मी हुआ था वो पूरी तरह से नॉर्मल है, इसलिए वो ईवा का साथ देता है। माइकी जो अब तक चेयर से बंधा हुआ था वो ईवा से कहता है कि तुम मुझे खोल दो, लेकिन ईवा ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाने के बारे में बताने वाला था, लेकिन इससे पहले तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जो खाने का स्टोर रूम है वहाँ पर मेरी एक गन है, तुम उस गन को वहाँ से हासिल कर सकती हो ताकि जॉश और उसका साथी जो दोनों अपनी मनमानी कर रहे हैं हम उन दोनों को रोक सकें। ईवा उसे नहीं खोलती, लेकिन वो गन हासिल करना चाहती है। इसलिए यहाँ पर उसका एक साथी होता है जिसका नाम सैम है, जिसे वो हमेशा से पसंद करती थी। उसे गन लाने के लिए स्टोर रूम में भेज देती है। वही हमें जॉश और उसके साथी को दिखाया जाता है जो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं। वो दोनों अपने बाल काट देते हैं। साथ ही उनके साथ जो वेंडी की माँ थी उसे भी वो मार चुके होते हैं। ये देखकर ईवा डर जाती है। उसे पता चलता है कि जॉश का जो साथी है वो स्टोर रूम में बैटरी लेने के लिए गया है। वो नहीं चाहती कि जॉश भी वहाँ पर आ जाए, इसलिए वो जॉश को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पर जब जॉश अपने हद को पार करने की कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है। जॉश गुस्से में आ जाता है। वो उसके सिर पर वार करता है जिससे वो वहीं गिर जाती है। अब वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। वो हमें ईवा के साथी को दिखाया जाता है जिसे गन मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर जॉश का दोस्त पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो ईवा के साथी सैम पर हमला करता, सैम उन पर गन तान देता है। वही जॉश जो ईवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन अब यहाँ पर सैम भी जॉश के साथी को गन पॉइंट पर लेकर बाहर आ चुका था। वो कहता है कि उसे मार दो, लेकिन वो उन पर गोली चलाने से डर रहा होता है। गलती से वो गोली जॉश के भाई को मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके हाथ से फिर गन छूट जाती है, इसलिए जॉश का दोस्त उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो सैम को मारता, ईवा उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। जॉश अपने भाई की मौत से पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है, इसलिए वो ईवा के साथ ही सैम को मार देता है। अब वो ईवा को भी मारना चाहता है। ईवा भागकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर माइकी था। वो माइकी को आजाद कर देती है। माइकी आजाद होते ही जॉश को गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले जॉश इस जगह पर आग लगा देता है ताकि उसके साथ साथ ईवा और माइकी दोनों मर जाएं। माइकी ने ईवा को बताया था कि यहाँ पर जो टैंक है जिसमें वेस्ट मटेरियल जाता है वहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन इनके पास एक ही सूट है, यानी कि इन दोनों में से एक ही बाहर जा सकता है। इसलिए ईवा सूट पहनकर भागकर उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो टैंक होता है। वो जल्दी से सूट पहन लेती है। बाहर से माइकी दरवाजे को नॉक कर रहा होता है क्योंकि बाहर चारों तरफ आग फैल रही होती है। माइकी को समझ में आ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है।
इसलिए अपने आखिरी वक्त में वो अपनी पत्नी और बेटी को याद करता है। वहीं हमें ईवा को दिखाया जाता है जो उस गंदगी के टैंक से होते हुए बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो शहर का नजारा देखती है जहाँ चारों तरफ धुएं का बादल था। ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसे नहीं पता था कि अब उसे कहाँ जाना है। उसके सामने एक अनजान रास्ता था। इस कहानी में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके बंकर के बाहर जिसने टनल बनाई थी वो कौन लोग थे और वो किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो बैंडी को अपने साथ पकड़कर क्यों ले गए? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।